के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी आगे हम बढ़ेंगे और आगे आज की जो खास चर्चा है उस खबर की बात करेंगे कि मोदी बनाम ऑल ये चुनाव होता जा रहा है। इसी पर आज की हमारी खास चर्चा है। हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे भी चर्चा के लिए, लेकिन पहले कुछ बड़ी बातें देख लीजिए। छठे चरण के मतदान के साथ ही जनादेश की चर्चा जोरों पर है कि किसके पक्ष में जनादेश जाने वाला है। लेकिन लोकतंत्र के इस महोत्सव को लेकर जनता में उत्साह भी काबिले तारीफ है। देखिए कितनी गर्मी है, फिर भी 60% से ऊपर मतदान हो रहा है। 21वीं सदी की सबसे मजबूत स्थिति में भारत का सशक्त नेतृत्व दुनिया के लिए चर्चा का विषय है। चुनावी महासंग्राम में योद्धाओं की भीड़ में जीतने का दावा तो हर कोई करता है, लेकिन एजेंडा मोदी की गारंटी या मोदी विरोध का है। एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ मोदी का विरोध, यानी मोदी के आसपास ही सब कुछ घूम रहा है। समर भूमि में आत्मविश्वास से भरे पीएम मोदी कहते हैं कि मेरा पक्का मानना है कि परमात्मा ने मुझे 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए भेजा है। 2014 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री ने कहा था, मोदी ने कहा था, मुझे गंगा मां ने बुलाया है। देश की सांस्कृतिक जागरण के भगीरथ प्रयास को देश ने देखा भी है। तो भारत को लेकर दुनिया में बदलते नजरिए से देश ने अपनी साख और धाक बनाई है। और आज का भारत जो है वो बदला हुआ भारत है और अपनी शर्तों पर समझौता करता है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो उसमें भारत अपने मुताबिक, अपने हिसाब से करता है। तो पंजाब की एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। विभाजन की त्रासदी के साथ ही हमने अपने करतारपुर साहिब को भी खो दिया था, क्योंकि करतारपुर साहिब उधर चला गया था पाकिस्तान के हिस्से में। तो पीएम ने कहा कि अगर मैं होता तो उसी दिन करतारपुर साहिब हमारा होता जिस दिन की वो 90,000 सैनिक कैप्चर किए गए थे पाकिस्तान के। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं कि जनता को एक डिक्टेटर और प्रोग्रेसिव सरकार के बीच चुनाव करना है, लेकिन मान ये नहीं बताते कि उनका नेता कौन होगा, देश की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, कर्ज में डूबा पंजाब प्रगति कैसे करेगा। इन सब बातों पर भगवंत मान चुप हैं। तो पंचकुला की सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सिस्टम के अंदर रहा हूं, ये घोर पिछड़ा दलित विरोधी रहा है। ये स्वीकारोक्ति राहुल गांधी की रही है। आज उसी सिस्टम में पिछड़े वर्ग से आने वाले गरीब परिवार का एक बेटा पीएम के पद पर है। साथ ही देश में पहली बार आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी के एजेंडे का मकसद क्या है और क्यों बयान ये दिया राहुल गांधी ने? क्या सेल्फ गोल कर लिया? क्या राहुल गांधी सेल्फ गोल कर रहे हैं या फिर समर भूमि में सिर्फ नैरेटिव के तीर चला रहे हैं राहुल गांधी? G20 के शिखर सम्मेलन में दुनिया ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, उसकी महान सभ्यता का करीब से एहसास किया। 200 से भी अधिक जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, याद कीजिए। तो बिल्कुल चप्पे चप्पे से रूबरू कराया मोदी सरकार ने। तो जाहिर है कि यह सब विकसित भारत के संकल्प के कारण ही तो संभव हुआ है। ऐसे में सिर्फ नारों से मोदी के इमेज को ध्वस्त कैसे किया जा सकता है? सिर्फ नारों से यह सब होगा नहीं, लेकिन मोदी के कटु आलोचक भी इस बात को मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो क्या इसी डर ने मोदी के विरोधी तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर खड़ा कर दिया है क्या? यह सवाल उठ रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब में इस बार जो पहली रैली की वो पटियाला में की। वो पारंपरिक सिख पगड़ी में नजर आए। उन्होंने बताया कि 1971 के युद्ध में 90,000 से भी ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक आत्मसमर्पण कर चुके थे। अगर उस समय मोदी होता तो उसी समय करतारपुर लेकर रहता। साथियों, यही कांग्रेस है जिसने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया, और बंटवारा भी ऐसा किया कि 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब को दूरबीन से दर्शन करने पड़ते थे। और हर कोई इंसान अपमान महसूस करता है। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई, 90,000 से ज्यादा
पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे। हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता, अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। तो प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि क्या कुछ गलतियां हुई हैं। तो कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोग देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन देशभक्ति दिखलाई नहीं पड़ती। बड़ी बड़ी बातें मंच पे, देशभक्ति की बातें मैं पूछना चाहती हूँ, कौन है वो देशभक्त जो इस देश को की आत्मा को नहीं समझ पाया, जो इस देश के किसान का आदर नहीं कर पाया? कौन है वो देशभक्त? तो वहीं प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा पक्का मानना है कि परमात्मा ने मुझे 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए भेजा है। अब आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। ऐसा है कि मैं अभी भी मानता हूं कि ईश्वर ने मुझे किसी विशिष्ट काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने मेरे लिए किसी पर्पज के लिए भेजा हुआ है, वरना मैं जिस जिंदगी से निकला हूं वहां आने का कोई लॉजिक ही नहीं बैठता है जी। कोई रास्ता नहीं जो मुझे यहां ले आए। ईश्वर ने ही इस काम के लिए मुझे कहा है, मुझे भेजा है, और मेरा मार्गदर्शन भी परमात्मा स्वयं कर रहे हैं। मुझे रास्ता भी परमात्मा स्वयं दिखा रहे हैं। परिश्रम का, पुरुषार्थ का, पराक्रम का जो जज्बा है वो भी परमात्मा स्वयं की कृपा से मिलता रहता है, और उसी को लेकर मैं करता हूं। और मुझे पक्का लगता है कि विकसित भारत 2047 तक का टारगेट ये भी ईश्वर ने ही मुझसे करवाया है, और जब तक पूरा नहीं होगा वो मुझे वापस नहीं बुलाएगा। तो प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया है, और प्रधानमंत्री का जो ये वाला बयान है इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा चर्चा करते हैं कि क्या कुछ मोदी बनाम ऑल में हो रहा है और किस तरह से बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दे रहे हैं और विपक्षी पार्टियां भी दे रही हैं। उधर जो बयान आ रहा है, आपने प्रियंका गांधी के बयान को सुना, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो 71 के युद्ध की बात की, करतारपुर साहिब की बात की, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में शिवम छाबड़ा जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, लेकिन हम फिलहाल चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं विनोद जी से। विनोद जी, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री ने पंजाब में इस मुद्दे को उठाया, प्रियंका गांधी का जवाब भी आया उस पर, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप जनसभाएं देख लीजिए, आप तमाम टेलीविज़न चैनल को दिए जाने वाले उनके इंटरव्यूज़ को देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि कुल मिलाकर के ये चुनाव जो है वो मोदी बनाम ऑल, यानी एक तरफ मोदी, दूसरे तरफ तमाम विपक्षी नेता, ये बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? लाल जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो पंजाब के पटियाला के सम्मेलन में जनसभा में जो बात कही है वो बात गौर करने वाली है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो उस समय के भारत और आज के भारत की बात कही है, ये बात भी समझने की जरूरत है जी। उन्होंने कहा कि जो बात कही थी उन्होंने कि एक तो देखिए विभाजन की वो त्रासदी, और विभाजन की उस त्रासदी में जब हम दरबार साहिब, जो आप कह सकते हैं कि पूरे पंजाब में उनसे ज़्यादा कम ही ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे धार्मिक स्थल हैं जिसमें करतारपुर साहिब का, और जिसे आप दरबार साहिब गुरुद्वारा कहते हैं, उसका एक स्थान है।
और हम उसको गवा चुके थे। पंजाब में जो डिवीजन था, बंटवारा था, उसमें गुरुद्वारा, हमें ये क्लेम करने का भी हक नहीं मिला कि हमारा सबसे बड़ा एक धार्मिक स्थल है, हमारा पवित्र स्थल है, वो हमें मिलना चाहिए। अच्छा, वो भी बॉर्डर लाइन के कितना नजदीक था ना, एकदम बिल्कुल। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि भारत के साथ में ये मौका था, 1971 में ये मौका आया था कि भारत जब 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा पाकिस्तान के जमीन के अंदर वहां बैठी थी भारत की सेना, 90,000 से ज्यादा फौज आत्मसमर्पण कर चुका था। भारत के साथ यह मौका था कि वो सारी चीज, पाकिस्तान उस समय में इतना डिमोरलाइज था कि भारत अपनी शर्तों पे यह समझौता कर सकता था। लेकिन हमारी नई पीढ़ी को यह समझने की जरूरत है, जिस इंदिरा गांधी को लेके 1971 बांग्लादेश का युद्ध और इंदिरा गांधी का वो एक जो परसेप्शन बनाया गया, एक नैरेटिव बनाया गया जी, वो इंदिरा गांधी का आप कह सकते हैं कि नादानी, जिसकी आप कह सकते हैं कि बहुत ही राजनीतिक रूप से वो भारी गलती, एक आप कह सकते हैं कि एक इमेच्योर पॉलिटिशियन, और उधर जुल्फिकार भुट्टो की चालाकी, और उस चालाकी के कारण में आप देखिए कि आपने जो समझौता किया, वो समझौता का इतना ब्लंडर पॉइंट था कि आपने 90,000 फौज को सम्मान के साथ वापस किया, आपने पाकिस्तान की सारी जमीनें वापस की। भारत की इतनी जल्दीबाजी दिखी, वो कौन सा एक दबाव था, वो कौन सा प्रेशर ग्रुप था दुनिया का कि भारत को अपनी शर्तों पे भी समझौता करने के लिए मजबूर कर नहीं, शर्तों पे समझौता करने के लिए एकदम ऐसा लग रहा था कि इंदिरा गांधी शायद झुक गई है। और उसके बाद की हालत देखिए जी कि उसका बदला लेने के लिए किस तरह से पाकिस्तान में जो भारत पूर्वी पाकिस्तान का जो बांग्लादेश बना, उसी के बदले में पाकिस्तान का जो एक टेररिज्म का नासूर खड़ा हुआ था, जो जुल्फिकार अली भुट्टो का वहां पे फांसी की सजा मिली, और उसके बाद जनरल जिया का समय आया। ठीक है। तो ये इतिहास के इतने बड़े जो काले अध्याय हैं, उस अध्याय की चर्चा करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि देश की ताकत जी, जो नेतृत्व की ताकत होती है, और एक नेतृत्व जो है वो कैसे अपने एक ब्लंडर से इतिहास को किस तरह से एक ब्लैक पेज पे आप कह सकते हैं कि उसको ढक देता है। अगर करतारपुर साहिब उस दौर में मोदी होता तो वही बात कह रहे थे कि वो आज हमारा होता। तो ये देश को समझने की जरूरत है कि हमने इतिहास में बहुत ऐसी गलतियां की है जिसका जुर्माना हम आज भी चुकता। शायद इसी के लिए जो 1971 की लड़ाई और उसका जो परिणाम है, उसके लिए बड़ा एक बात कही जाती है कि युद्ध के मैदान में जो फौज ने जीता, भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं, कि युद्ध के मैदान में जो फौज ने जीता, टेबल पर नेताओं ने उसी चीज को खो दिया। हमारे साथ अमृत गिल जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अमृत जी इस चर्चा में आपका। मैं पहले आप ही के पास आता हूं। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि करतारपुर साहिब को लेकर के और तमाम और चीजों को लेकर कांग्रेस ने बड़ी बड़ी और ऐतिहासिक गलतियां की हैं। हालांकि आपकी तरफ से जवाब जरूर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने पंजाब के चुनाव में कांग्रेस को घेरने के लिए यह बड़ा मुद्दा उठा दिया है। प्रधानमंत्री मैं कहूं कि पूरी तरीके से हिल चुके हैं मेरे देश के प्रधानमंत्री। कभी भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं, कभी ये कहते हैं कि वोट ही मुझे भगवान देंगे। तो और पंजाब में पंजाब के लोगों की नफरत जो मोदी जी के लिए है, तो आपके इनके जो एमपी के कैंडिडेट्स हैं उनको देखिए, कहीं उनको घुसने नहीं दिया जा रहा। तो आज अगर पास्ट में जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, बात अगर निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो हिंदू महासभा ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तब प्रधानमंत्री उसके बारे में क्यों नहीं कहते। 1947 में अगर ये प्रधानमंत्री होते और इनकी आरएसएस आइडियोलॉजी होती तो हम अभी तक आजाद ही नहीं हुए होते। 1971 की बात करते हैं, 1971 में 90,000 ट्रूप्स ने सरेंडर किया, हमने बांग्लादेश लिबरेट कराया, वो याद नहीं है। अब जब प्रधानमंत्री होते अगर ये कुछ और कर देते, ये सपने की खिचड़ी बना रहे हैं। और अभी जो चाइना ने हमारे टेरिटरी में एंटर किया उसके लिए ये क्या कर रहे हैं। मणिपुर में जो हालात बिगड़े उसके लिए क्या किया। 10 साल इनकी सत्ता रही, उसकी बात नहीं करेंगे, 70-71 की बात करेंगे। 10 साल में जो बेरोजगारी, महंगाई, इसका जवाब तो शिवम जी देंगे। फायदा हुआ,
जीएसटी से वो गिना तो दे। हाँ। देश के ऊपर 55,000 कई सारे मुद्दे उठा दिए आपने, कई सारे मुद्दे एक साथ कर दिए, 3 टाइम्स बढ़ा दिया, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कई सारे मुद्दे उठा दिए। 40 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तमाम मुद्दे आ गए, मुझे लगता है एक आध ही छूट गया होगा। लेकिन जिस मुद्दे पर आज बात कर रहे हैं अमृत जी, जिस मुद्दे पर आज बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं, वो ये था कि करतारपुर वाला जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है, उसको लेने का दो मौका, कम से कम 2 बड़े मौके ऐसे आए जिसमें कि हम उसको ले सकते थे। चाहे जिस समय विभाजन के समय अगर हम बात रखते कि भाई सिर्फ इतनी दूरी पर ये बॉर्डर के पास है तो ये हिस्सा हमें दे दो। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि भाई 90,000 सैनिक को जब हमने कैप्चर किया था उस समय हम डील कर सकते थे, बड़ी आसानी से डील कर सकते थे। मैं आता हूं आपके पास, शिवम जी। तमाम तरह इसी पे मैं बात करूं, 1942 में हम आजादी पा लेते अगर ये लोग अंग्रेजों का साथ नहीं देते। किसने अंग्रेजों का साथ दिया था? इन्होंने हिंदू महासभा से इनका क्या लेना देना है? या कम्युनिस्ट पार्टी ने अगर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था तो उसे क्या लेना देना है? भीमराव अंबेडकर ने अगर भारत छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं दिया तो इससे इनका क्या लेना देना है? मुझे बताइए। बोलेंगे कि अगर मैं पास्ट में गया होता और मैं ऐसे कर देता तो हम कहे पास्ट में ऐसा हो जाता। अगर ठीक है, शिवम छाबड़ा, मैं लौटता हूं आपके पास। अमृत जी लौटता हूं। शिवम छाबड़ा जी, शिवम छाबड़ा जी, आप एकदम बिल्कुल सीधा अटैक कर रहे हैं इनके ऊपर कि भाई इन्होंने पंजाब के हितों को नहीं देखा। करतारपुर साहिब को ले सकते थे लेकिन उसके लिए डील नहीं किया, ना तो 1971 में डील किया और ना जिस समय वो जो विभाजन रेखा खींची जा रही थी उस समय। पंजाब को देखते हुए आप घेर रहे हैं। इतिहास को कोई झुटलाया नहीं जा सकता है। तो इतिहास के पन्नों में लिखा है वो सच है और सच रहेगा। इसमें आप हो सकता है आपका कांग्रेस पार्टी का अपना डिफेंस भी हो सकता है उनका कोई तर्क भी होगा, लेकिन इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि अगर 71 के दौरान अगर उस तत्कालीन प्रधानमंत्री अगर इस बात में थोड़ी सजग रहती और कहीं ना कहीं अपना एक प्रोएक्टिव अपना अप्रोच दिखाते तो निश्चित रूप से करतारपुर कॉरिडोर, जो करतारपुर का लांघा जिसको अपन कहते हैं, इस करतारपुर गुरुद्वारे की हम बात करते हैं, वो निश्चित रूप से पंजाब का हिस्सा होता। इसमें कहीं को दो राय नहीं है। और विश्वास मानिए ऐसा भी मौका हमको नहीं मिलता कि हमारी सरकार करतारपुर के लिए एक कॉरिडोर बना सके, ये इंश्योर कर सके कि हमारे देश की, हमारी सिख पॉपुलेशन जो है, पंजाब में हमारे सिख भाई बंधु रहते हैं, उनको करतारपुर कॉरिडोर की सुविधा दी जाके, जिससे कि जाकर के वो करतारपुर साहब के दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, अब कल्पना करिए, मैं आम आदमी पार्टी इसलिए फ्रेम में लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में तो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन पंजाब के अंदर एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। अब इनसे पूछ लीजिए कि क्या वास्तव में इस बात के वो पक्षधर थे कि साहब करतारपुर कॉरिडोर पे उनका क्या स्टैंड रहा? इसका जवाब उनको देना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमको इस बात को भी डिनाई नहीं करना चाहिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जब देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक पूरा षड्यंत्र रचा जा सकता है, जब वो रैली एड्रेस करने जा रहे हैं, उस रैली को उनको एड्रेस नहीं किए जाने के लिए उनकी सुरक्षा के ऊपर में सेंध लगाई जा सकती है। अच्छा, आप उस घटना का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी कितनी निम्न मानसिकता की राजनीति पे उतारू और कहीं ना कहीं एक और बात सोचनी चाहिए। देखिए, शहीद साहिबजादे जी का जो हम सालाना मनाते हैं, किसने मनाना शुरू कर दिया भाई? वीर बाल दिवस किसने उसको इनिशिएट किया? हमारी पार्टी ने इनिशिएट किया, हमारे प्रधानमंत्री ने इनिशिएट किया, हमारी सरकार ने इनिशिएट किया। सामान्य बात नहीं है। 550 साल है जो हमने गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पे हमने मनाया, तो हमने एक हिंदुस्तान नहीं, समूचे विश्व के अंदर, हिंदुस्तान की हर एम्बेसी के अंदर में सरकार ने उसको मनाने का काम किया। इसलिए हमारे को मत सीख दीजिए कि हमने सिख धर्म के लिए क्या किया। इसलिए हमें सीख देने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए राजपूत जी कि जब एक जवान, इंडियन एयरफोर्स का एक जवान जब कश्मीर में शहीद होता है तो इनके नेता, इनके पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, वो जाकर के ये कहते हैं कि साहब इस प्रकार के आयोजन तो आप लगातार करते हैं। आपने पुलवामा में अटैक करा दिया चुनाव जीतने के लिए, आपने जम्मू कश्मीर के अंदर अटैक करा दिया। चलिए आज के मुद्दे पर रहते हैं, आज के मुद्दे पर रहते हैं। हिंदुस्तान के लिए नहीं है, नए भारत के लिए आपके पास कोई सोच नहीं है। लौटता हूं। विश्वास मानिए, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, मैं केवल 10 सेकंड और लेकर ले लीजिए 10 सेकंड में। हिंदुस्तान के युवाओं की बेरोजगारी की चिंता नहीं है, इनको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इस तरीके के नेताओं की बेरोजगारी की चिंता है। तो 4 तारीख की बेचारे क्या बात करेंगे? ठीक है, आज के मुद्दे पर रहते हैं। विनोद जी, जिस प्रधानमंत्री के रिएक्शन के बारे में मैंने कहा था कि उस पर बाद में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है वो उसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, वो रुकने थकने वाले हैं नहीं।
वो बिल्कुल विराम नहीं करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उस एजेंडे पर कि 2047 तक का तो हमारे पास पूरा प्रोग्राम है, उसी एजेंडे पर विपक्ष को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? लाल जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस चीज़ सब, ये हमारा आज का ये शॉर्ट बाइट भी जो हम पहले चला चुके हैं जी। एक्चुअली ये है कि मैं मैडम अपने जो प्रवक्ता है मैं उनसे एक थोड़ा सा इसमें तो आप उनका एक समय लेना चाहूँगा कि मैडम आपने तो एक बड़ी लंबी लंबी लिस्ट गिना दी अपने सारे पॉलिटिकल एजेंडे का, उसी एजेंडा में से एक था जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप मैं आप एक मिनट सुन लीजिए मैडम, एक मिनट सुन लीजिए। सलाहकार संपादक हैं और लोकतंत्र में सलाहकार संपादक को अपने विचार रखने का पूरा अधिकार होता है। ये दूरदर्शन आपके समय में भी था और हम लोगों ने उस समय भी बात की है। मैडम बस एक मिनट आप सुन लीजिए कि आपने ये सवाल जब 2047 तक मोदी यहाँ इस देश में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहेगा, आपने जब ये सवाल उठाया कि मोदी डिक्टेटर हो गया है, आपने जब सवाल उठाया कि संविधान खतरे में हो गया है, आपने जब सवाल उठाया कि लोकतंत्र खतरे में है, तो आपकी सारी महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे जो इलेक्शन के मुद्दे थे वो अपने आप हाशिए पर डाल दिए थे। आपने खुद अपने मुद्दे डाले। तो यही बात जब प्राइम मिनिस्टर मोदी से पूछा गया कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप 2047 तक कहीं नहीं जाने वाले हैं, उसका जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि 24/7 24/7 और 2047 तो ये उनका अपना एक रहा है कि जो 24 घंटे सातों दिन काम करने वाला है उसके सामने में लक्ष्य विकसित भारत का 2047 तक का है। और 2047 तक की बात जब वो कहते हैं तो विकसित भारत के संकल्प में आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से एक हम लोग समझ रहे हैं इसको कि एक मोदी युग है जी, जो विकसित भारत, सशक्त भारत, एक कुशल नेतृत्व वाला भारत का एक इमेज है जो मोदी है। तो मैं ये कह रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी आप भी है और आप अपनी बात को, अपनी चीजों को अपने तर्कों से रखते हैं, लेकिन ये देश ये तर्क कैसे महसूस कर ले, आप मान ले कि संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो इन सारी बातों के लिए आपके सामने में ये एजेंडा है कि आप विकसित भारत की बात कीजिए, डेवलपमेंट के मॉडल को, इसके अल्टरनेट मॉडल को दुनिया के, भारत के लोगों के सामने रखिए। अमृत जी खुलकर अपनी बात रखिए, पूरा बिल्कुल आपके पास मौका है कि ये जो एजेंडा है, इस एजेंडे में कहीं ना कहीं आप लोगों ने ही पहले डाइवर्जन कर दिया क्या, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में करके? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि मोदी जी ने जो 2047 का एजेंडा दिया है उसमें एक दो स्पोक्स पर्सन और ये खुद बोल रहे हैं, देश की जनता नहीं बोल रही। देश की जनता 5 चरण के चुनाव में चली गई है और मोदी जी जो है ये सरकार में मेजॉरिटी में नहीं आ रहे हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ 47 तक अपने आप को फिक्सली प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं, अभी 74 साल के हैं, अगले साल 75 के हो जाएंगे, मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाएंगे क्या? अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी को तो इन्होंने भेज दिया, तो अपने लिए इनका 100 साल तक आप चाहते हैं कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे क्या? नहीं, आप बीच में मुझे मत टोकिए। संविधान खतरे में है क्योंकि मन मर्जी के कानून आते हैं। पंजाब में जाके पंजाब के बारे में वो 750 किसानों के बारे में बात नहीं करेंगे जिनकी जान चली गई संघर्ष में, और दिल्ली पंजाब को बॉर्डर बना दिया। आज दिल्ली और पंजाब और हरियाणा के किसान इनके लीडर्स को घुसने नहीं दे रहे। क्यों इन्होंने हमारा, ताकि लाल किला पर आकर उसी तरह करें, लाल किला और आईटीओ पर वो हम इन्होंने जाके नहीं, पंजाब में इन्होंने ये क्यों नहीं बताया, किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया, किसानों की जो इक्विपमेंट है उस पे जीएसटी माफ क्यों नहीं किया, उसके बारे में क्यों नहीं बात की? जो पंजाब के मुद्दे हैं उस पे बात, या इनके सारे एमपीज को घुसने नहीं दिया जा रहा, उस पे बात नहीं करेंगे। 1971 में अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, 1947 में ऐसा होता तो ऐसा होता, 2047 में मैं देश का प्रधानमंत्री, मेरा 24/7 काम करने का एजेंडा है। अब मैं हिमाचल में पूछती हूँ, 2 हिमाचल में विधानसभा में आए, लोकसभा में जब हिमाचल ठीक है अमृत जी, पूरा तब क्यों नहीं नजर आए? ठीक है अमृत जी। प्रधानमंत्री शिवम जी जवाब, शिवम जी का जवाब। शिवम जी काफी रैटल लग रही हैं, काफी हिलाई, मतलब जिसे कह सकते हैं ना, तिलमिलाई हुई है कांग्रेस की प्रवक्ता, लेकिन फैक्चुअली बहुत पुअर है। मैं फिर कह रहा हूँ कि 71 की बात तो केवल एनेक्डोट है और इतिहास के अंदर जो
जो दर्द है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर लीजिए। अभी आपने कही कि पंजाबियत और पंजाबियत की चिंता किसी ने सही मायने नहीं करी, तो प्रधानमंत्री मोदी की मोदी नेतृत्व सरकार ने की। आप कल्पना करिए ना, कभी एम्स बठिंडा में जो एम्स दिया किसने दिया जी, कौन सी सरकार ने दिया, जवाब दीजिए जी। भाई। हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप ले जा रहे हैं हिंदू मुसलमान पे, आप ले जा रहे हैं कि आप पता नहीं उनके 75 वर्ष हो जाएंगे तो मार्गदर्शन मंडल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बातें कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल, ठीक है, चलिए, अलायंस है, 5 चरण के चुनाव हो गए हैं, पास एजेंडा नहीं। हाँ, 5 चरण के चुनाव हो गए हैं, नए भारत के निर्माण के लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। ठीक। और सही मायने में मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ। ये बेरोजगारी की चिंता इनकी जायज है, क्योंकि बेरोजगार होने वाले राहुल गांधी और उनकी टीम ठीक, ठीक, ठीक है, बेरोजगार होने वाली ठीक है। प्रियंका गांधी, 2 चरण के चुनाव अभी बाकी हैं। 4 जून को नतीजे आने। अमृत जी ने जैसा कहा कि भाई नतीजे की बात की, ठीक है अमृत जी, 4 जून को हम लोग फिर मिलेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृत गिल आपका, शिवम छाबड़ा आपका, विनोद जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का।